वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एनोमी और डेविएंस के बारे में, और हमने देखा 5 टाइप के बिहेवियर्स को जिनको ऑब्जर्व किया जाता है एक एनोमिक सोसाइटी में। और मर्टन साहब पर्टिकुलरली अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहे थे जिसमें है एनोमी। तो हमने देखा कन्फॉर्मिस्ट के बारे में, इनोवेटर्स के बारे में, रिट्रीटिस्ट के बारे में, रिचुअलिस्ट के बारे में और रिबेलियन के बारे में। हमने देखा कि कैसे एनोमी होती है मिसमैच बिटवीन कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स दैट इज कैग एंड इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल मीन्स। इस गैप को ही कहा जाता है स्ट्रेन। तो इनकी जो एनोमी की थ्योरी है इसको कहा जाता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज हम कुछ देखेंगे लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस ऑफ मर्टन्स थ्योरी ऑफ डेविएंस। Merton's theory is based on his analysis of American society and is not universal and can differ based on cultural differences. It is one of the limitations of Merton's theory but not criticism. ये कह रहे हैं कि although आप अमेरिकन सोसाइटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन, मर्टन साहब, और उसमें देख रहे हैं एनोमी, लेकिन ड्यू टू कल्चरल डिफरेंस आपकी थ्योरी हर जगह नहीं लगेगी। तो ये एक लिमिटेशंस है मर्टन की थ्योरी का, ना कि per se criticism. Albert Cohen states that Merton's theory does not adequately define non-utilitarian crimes, that is crimes which do not benefit to the individual. Means ऐसी crime जो ऐसे एक्ट, आप समझिए ऐसे एक्ट जो किसी गोल की वजह से नहीं किए जाते, क्योंकि मर्टन ने जितने भी एक्ट देखे इंडिविजुअल के, डेविएंट एक्ट देखे इंडिविजुअल के, वो पर्टिकुलर गोल के रिस्पेक्ट में देखे। या तो गोल फॉलो कर रहा है या गोल नहीं मान रहा है, या मीन्स फॉलो कर रहा है या मीन्स नहीं मान रहा है, या अपने गोल्स और अपने मीन्स बना रहा है। तो कोहेन साहब कहते हैं इनकी थ्योरी में नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स की कोई जगह नहीं है। जैसे वेंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, लोग क्या करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। सीरियल किलर्स, ऐसे लोग जो सीरीज में किलिंग्स करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या कोई उनका गोल होता है? ऐसा भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो बिहेवियर है नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम वाला, वो कहीं फिट नहीं हो रहा है मर्टन की थ्योरी में। हिज थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ डेविएंट बिहेवियर। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है यूटिलिटेरियन क्राइम के बारे में, क्राइम विच बेनिफिट्स एन इंडिविजुअल। एग्जाम्पल, इफ समवन कमिट्स द रॉबरी, तो मर्टन उसे कह देंगे इनोवेटर। अगर उसने रॉबरी की तो कुछ ना कुछ जो गोल्स हैं धन दौलत के, उसको तो गेन कर रहा है, बस मीन्स ही तो बदले हैं, तो इसलिए मर्टन इसको कह देंगे इनोवेटर। लेकिन नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम की रिस्पेक्ट में मीन्स उसे कोई जब बेनिफिट नहीं होगा एक इंडिविजुअल को, तो क्या होगा? मर्टन एज्यूम्स दैट देयर आर कॉमन गोल्स फॉर होल सोसाइटी। मर्टन मान के चलते हैं, देखिए एजम्पशन, मान के चलते हैं, ये क्लासिकल फंक्शनलिस्ट जैसे यहाँ पर सोच जा रहे हैं, दैट देयर आर कॉमन गोल्स फॉर होल सोसाइटी। तो कॉमन गोल्स हैं, दैट इज सोसाइटी वाइड कंसेंसस, जिसकी बात कर रहे हैं कौन? डर्कहाइम। ऐसी कुछ डर्कहाइम की भी थ्योरी है। बट कोहेन सेज दैट देयर कैन बी सब कल्चर, लेकिन कोहेन सब कल्चर के बारे में बात करते हैं, विच डज नॉट कन्फॉर्म टू द कल्चर ऑफ होल सोसाइटी। अब देखिए, मान लीजिए जो बड़ा सर्कल है ये अमेरिकन सोसाइटी को दिखा रहा है, तो मर्टन क्या कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है मर्टन से एज पर कोहेन, कि मर्टन एक सोसाइटी को देख रहे हैं, अमेरिकन सोसाइटी को, और उसके कॉमन गोल्स सोसाइटल लेवल पर समझ जा रहे हैं। मीन्स जो भी वो कॉमन गोल्स बता रहे हैं वो सोसाइटल लेवल पर देख रहे हैं, कौन? मर्टन साहब। जबकि कोहेन कह रहे हैं कि एक सोसाइटी में बहुत सारे कल्चरल ग्रुप होते हैं, इनको कहा जाता है सब कल्चर ग्रुप। तो इन सब कल्चरल ग्रुप में जो गोल्स होंगे वो मान लीजिए G1, और यहाँ पर जो कॉमन गोल्स हैं मान लीजिए G है। तो ये जो गोल्स हैं G1 और G, ये आपस में अपोजिट भी हो सकते हैं। इस बात को नहीं पहचान पा रहे हैं कौन? मर्टन, या पहचानना नहीं चाहते हैं कौन? मर्टन, क्योंकि इन्होंने ये एज्यूम करके ही चल लिया है। विच डज नॉट कन्फर्म टू द कल्चर ऑफ होल सोसाइटी। एग्जाम्पल, वर्किंग क्लास बॉयज इन अमेरिका डू नॉट कन्फर्म टू अमेरिकन वैल्यूज एंड नॉर्म्स एंड फाउंड टू बी वेंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर एक सबकल्चरल ग्रुप है जो ये जो गोल जी हैं इससे अपोजिट एक्ट करता है, तो फिर वो क्या करेगा? इसके अपोजिट चलेगा। ये कह रहे हैं कि देश की संपत्ति अपनी संपत्ति,
तो ये ग्रुप कहेगा नहीं, हम उस संपत्ति को नष्ट करेंगे। तो जो भी नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स हैं आप सब कल्चरल ग्रुप की रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो कोहेन की सोशलॉजी में आप देख रहे हैं कैसे ग्रुप की वजह से एक डेविएंट एक्ट हो रहा है, जबकि मर्टन साहब इस टाइप के डेविएंट एक्ट को, जो नॉन यूटिलिटेरियन क्राइम्स हैं, उसको तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करा पा रहे हैं। क्राइम्स दे हैव देयर ओन वर्किंग क्लास सब कल्चर विच इज अपोजिट ऑफ मेन स्ट्रीम नॉर्म्स एंड वैल्यूज। तो ये अपोजिट है, इसीलिए वेंडलाइज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। ऑल अमेरिकन्स डू नॉट फॉलो द सेम वैल्यूज एंड नॉर्म्स। इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? ऑल। जो आप मानने की भूल कर रहे हैं कि पूरे अमेरिकन एक ही प्रकार की वैल्यू को लाइक करते हैं या फॉलो करते हैं, नेम फेम इन वेल्थ। बोले ऐसा नहीं है, कोई गैंग है वो अलग टाइप की वैल्यूज हो रही हैं। तो ये सब कल्चरल ग्रुप की अलग अलग वैल्यूज होती हैं जो अमेरिकन वैल्यूज से कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसे ही कहा जाता है बोस्टिंग इज द पार्ट ऑफ सब कल्चर ऑफ वर्किंग क्लास पर्टिकुलरली इन यूएसए। ये जो कमेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लोवार्ड एंड ऑहलिन आर्ग्यूज दैट Merton's theory basically takes into account access to legitimate opportunity structure but does not take into account access to illegitimate opportunity structure in shaping deviance। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो क्या है? एक्सेस टू मीन्स पहुंच। इसको हिंदी में लिख लीजिए पहुंच। इसका मीनिंग क्या है? मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था स्लम वाला, उसमें आपने देखा था कैसे एक मिर्जापुर की स्लम 1 है, उसमें जो गोल्स हैं और जो मीन्स हैं उसमें एक गैप है, जिसके कारण लोग इनोवेटर हुए जा रहे हैं उस सोसाइटी के या उस स्लम के। मर्टन भी कहते हैं उनको इनोवेशन करिए, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हमारे पास तो जो इलेजिटिमेट मीन्स हैं उसका भी एक्सेस नहीं है। जबकि स्लम 2 वहाँ पर भी मीन्स अवेलेबल नहीं थे, इंस्टीट्यूशनल मीन्स अवेलेबल नहीं थे। मर्टन साहब सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? इनोवेशन करिए, मीन्स आप अपने मीन्स इलेजिटिमेट तरीके से ढूंढिए। तो वो लोग कहते हैं उस सोसाइटी के, हम सब लोग पहले से जानते हैं कालीन भैया को, मीन्स इस स्लम के लोगों का कॉन्टैक्ट था कालीन भैया से, इलेजिटिमेट मीन्स भी ये एक्सेस कर पा रहे थे, जबकि इस स्लम के लोग इलेजिटिमेट मीन्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। ये बात है एक्सेस टू इलेजिटिमेट मीन्स अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से इन्होंने क्राइम करना सीख लिया और नेम और फेम प्राप्त किया। तो ये क्राइम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इनको वहां पर अप्रोच ही नहीं कर पाए वो लोग, तो इसलिए ये इनोवेट नहीं कर सकते। तो क्रिटिक क्या है? मर्टन साहब बस यहाँ छोड़ देते हैं, ये कह देते हैं कि आप इलेजिटिमेट मीन्स फॉलो कर लीजिए, लेकिन सामने वाले के पास इलेजिटिमेट मीन्स फॉलो करने की ताकत है या नहीं है, कोई लिंक है या नहीं है, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। कौन? मर्टन। तो क्लोवार्ड एंड ऑहलिन कहते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर। तो इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर है वो भी अनइवनली बटा हुआ है, किसी की पकड़ अच्छी है किसी की पकड़ है ही नहीं, तो वो क्या इनोवेशन करेगा? लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है? इंस्टीट्यूशनल मीन्स, जो समाज में मीन्स हैं वो वाले। इलेजिटिमेट अपॉर्चुनिटी स्ट्रक्चर, जैसे आपको अमीर बनना है, आप अगर बिजली चोरी कर पा रहे हैं तो आप पैसा बचा लेंगे, और आपका पड़ोसी वो भी अमीर बनना चाहता है और शायद उसकी बिजली विभाग में कोई जुगाड़ी ना हो तो बिजली चोरी नहीं कर पाएगा। तो आप समझिए कैसे इलेजिटिमेट मीन्स भी डिपेंड करते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स पे, आपके एक्सेस टू रिसोर्सेज पर। आप देखिए पंजाब में ड्रग एक्सेस होगा, बॉर्डर पार से ड्रग आ जाएगा, जबकि आप कहें एमपी में तो वहाँ पर शायद इतनी इजीली ड्रग एक्सेस नहीं होगा, तो ड्रग माफिया पंजाब में ज़्यादा दिखेगा, तो वहाँ पर इनोवेटिव एक्ट ज़्यादा दिखेगा पंजाब में, जबकि एमपी में कम दिखेगा। तो आपने देखा एनोमी में भी जो रिस्पॉन्स है वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, रिस्पॉन्स है वो कंटेक्स्ट डिपेंडेंट है, मीन्स आप इनोवेशन करेंगे, अगर आप पंजाब में हैं तो अलग तरीके से करेंगे और एमपी में हैं तो अलग तरीके से करेंगे। ये बताना चाहते हैं क्लोवार्ड एंड ऑहलिन। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर आप पंजाब में हैं तो ईजनेस इन बिकमिंग डेविएंट, पंजाब में हैं तो जल्दी से आप ड्रग सप्लाई में लग जाएंगे। लालू यादव के रूल के समय ये कहा जाता था, बिहार में था किडनैपिंग कल्चर, सुबह किडनैप कर लिया जाता था, शाम को पार्टी ऑफिस में पैसा जमा होता था और आप छोड़ दिए जाते थे, तो कल्चर बन गया था वहाँ पर। तो किडनैपिंग कल्चर में क्या हुआ, एक जो युवा है इसको मीन्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो क्या बन सकता है? अगर उसकी पार्टी में पकड़ अच्छी है तो अच्छी जल्दी से किडनैपर बन जाएगा बिजाविस अदर स्टेट। और वही युवा बेरोजगार लड़का अगर उस समय यूपी में होता या मान लीजिए केरला में होता तो क्या पता वो है किडनैपर नहीं बन पाता।
तो ये डिपेंड करता है वो कैसे इनोवेट करेगा, वह किस सोसाइटी में है, ये बताना चाह रहे हैं क्लोबार्ड एंड ऑलेन। और इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं कौन, मर्टन। मर्टन बस इनोवेशन बोले दे रहे हैं, मीन्स सबको एक ही तराजू से तौल रहे हैं। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कंटेक्स्ट ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं ये, जैसे लॉ बेनिफिट्स द रिच एंड पावरफुल। और आपने देखा स्ट्रक्चरल मीन्स और कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स, ये जो बात है ये कहीं ना कहीं लॉ से इन्फ्लुएंस होती है। और यहाँ पर इन्होंने कहा लॉ तो पावरफुल और रिच का है, मीन्स गोल्स और मीन्स कौन बता रहा होगा, रिच। मीन्स गोल्स और मीन्स तो रिच ही डिफाइन कर रहे होंगे, क्या सोसाइटी के गोल्स होने चाहिए, क्या मीन्स होने चाहिए। अब जो रिच हैं वो गोल्स पर भी फोकस कर रहे हैं और मीन्स पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन जो पुअर हैं वो बेचारे या तो मीन्स नहीं होंगे उनके पास या गोल्स को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो आपने देखा सोसाइटी में डेविएंट कौन होगा, पुअर, क्योंकि जो कहानी है वो तो रिच ही गढ़ रहे हैं। लॉ बेनिफिट्स द रिच एंड पावरफुल, एग्जाम्पल इन बिहार आफ्टर लिकर बैन more than 70% are people who are caught and are behind bars due to liquor consumption। तो 70% लोग जो जेल में गए वो कौन थे, पुअर पीपल। तो आप समझिए बिहार में क्या हुआ, लिकर बैन हुई। तो ये जो गोल है ये किसने सेट किया, मान लीजिए रिच ने सेट किया, और मीन्स भी इसके बताए रिच ने, लेकिन पकड़ा कौन गया, पुअर, क्योंकि पुअर को तो वो रूल्स और मीन्स फॉलो करने ही नहीं थे। ऐसे ये कह रहे हैं मार्क्सिस्ट, पुअर मैन इज मोस्टली बिहाइंड द बार एंड रिच गो अनपनिश्ड। तो पुअर ही वो होगा जो ना गोल्स मानेगा ना मीन्स मानेगा, क्योंकि गोल्स और मीन्स तो रिच ने बनाए हैं। तो इस वजह से पुअर को भेजा जा सकता है क्या, जेल। दिस एस्पेक्ट इज कंप्लीटली इग्नोर्ड इन मर्टन थ्योरी। तो मर्टन ये रिच और पुअर वाली कहानी नहीं समझ पा रहे हैं। और क्या नहीं समझ पा रहे हैं, रोल प्लेड बाई पावर इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। मर्टन समझ नहीं पाए कि जो कैग है, कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स एंड इंस्टीट्यूशनल मीन्स, ये जो बना रहे हैं ये पावरफुल लोग हैं। मीन्स वो डेविएंट बोल रहे होंगे ये लोग किसे, जो पावर में नहीं है या जो इनके रूल्ड लोग हैं, जो इन पे जो इनसे रूल्ड हो रहे हैं, ये ही डेविएंट बोले जा रहे होंगे और इनको ही पनिशमेंट दी जा रही होगी। मीन्स ये जो कहानी है कैग और IM की, ये इसलिए ही बनाई गई कि जिससे पनिशमेंट दिया जा सके किसे, जिन पे वो रूल करते हैं। ये बोल रहे हैं मार्क्सिस्ट। Those who wield power also decide who will be deviant। और जो पावर में है वही बताएगा मीन्स क्या होने चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए, मीन्स वही बताएगा डेविएंट कौन होगा। तो फिर अगर डेविएंट भी वही बताएगा, मीन्स वही बताएगा कि इस पर क्या पनिशमेंट दी जाए। मीन्स पनिशमेंट को कौन डिसाइड कर रहा है, जो पावर में है। तो यहाँ पर लिखिए P=P वाली कहानी है, पावर = पनिशमेंट। सजा तो गरीब को ही होगी तो फिर वो ही बागी बनेगा ना, ये भी बात सही है। अब देखते हैं लेबलिंग थ्योरी ऑफ डेविएंस। सबसे पहले कहा गया एक होता है प्राइमरी डेविएंस, उसके बाद लेबलिंग हो जाती है, उसके बाद होता है सेकेंडरी डेविएंस और रिपीटेड डेविएंस। इसका मीनिंग क्या है, लेबलिंग समवन टू बी डेविएंट इज द रीजन बिहाइंड सेकेंडरी डेविएंसेस। तो प्राइमरी डेविएंसेस का मीनिंग क्या है पहले वो समझते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज स्टोलन एवर इन लाइफ, सभी लोग, मैं भी, आप भी, इसको जो सुनने वाले और भी लोग होंगे वो सब कुछ ना कुछ जिंदगी में चुराए होंगे और चोर कहलाए गए होंगे, ठीक है। तो ये जो काम है इसको कहा गया प्राइमरी डेविएंस। आपने भी सोसाइटी के जो गोल्स हैं उसको नहीं माना तो आप डेविएंट हो गए, लेकिन ये छोटी मोटे काम थी, छोटी मोटी चोरी थी, इसको कह दिया गया प्राइमरी डेविएंस। और इस प्राइमरी डेविएंस ने आपको नहीं बनाया थीफ, आप चोर नहीं बन गए इसकी वजह से। ये बचपन में गलतियां हो जाती हैं, हो गई, आपने थोड़ी 10-5 रुपए चुरा लिए। इट इज प्राइमरी डेविएंस दैट यूजुअली गो अननोटिस्ड, और इसको कोई नोटिस नहीं करता। बट आफ्टर लेबलिंग देम एज डेविएंट टेंडेंसी ऑफ सेकेंडरी डेविएंस इंक्रीजेस। इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई प्राइमरी डेविएंस करता है, मान लीजिए आपके यहाँ बच्चे ने, किसी ने 10 रुपए चुरा लिए और उसको आप साल 2 साल चोर 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 बोलते रहे, ये तो चोर है, ये चोरी कर लेता है। हाल तो उसने 10 रुपए चुराए और सभी चुराते हैं अपनी लाइफ स्पान में। अब आपने उसको लेबल करना चालू कर दिया, उसको वैसा बोलने लगे, तो आप देखेंगे थोड़े दिन में वो कहेगा यार मैं तो चोर ही हूँ, मीन्स वो चोर बनने की फिर प्रयास करने लगेगा। तो आपको क्या समझ में आया, प्राइमरी डेविएंस तो सभी करते हैं। प्राइमरी डेविएंस को अगर एग्जैजरेट ना किया जाए या लेबल बार बार ना किया जाए तो फिर सेकेंडरी डेविएंस नहीं आएगा, अगर इसको लेबल ना किया जाए। अगर आप लेबल कर देते हैं और बार बार लेबल कर रहे हैं तो सेकेंडरी डेविएंस एक रियलिटी होगी। जैसे ये देखिए, मेरा बाप चोर है, इसके हाथ में ही लिखा दिया, तो फिर ये तो
रिपीटेड डेविएंस करेगा। मर्टन ऑलमोस्ट इग्नोर्ड दिस एस्पेक्ट ऑफ लेबलिंग इन एक्सप्लेनिंग डेविएंस। तो मर्टन जो भी 5 बिहेवियर बता रहे हैं CIRQ, उन पांचों बिहेवियर में लेबलिंग की कोई बात नहीं हो रही है कि अगर कोई इनोवेशन कर रहा है, क्या पता लेबल की वजह से कर रहा हो, उससे कहा जा रहा हो कि तुम कर ही नहीं सकते हो इसलिए कर रहा हो, आप तो बस उसको डेविएंट एक्ट बोले दे रहे हैं, उसके पीछे की कहानी नहीं समझ रहे हैं। एक और क्रिटिक देखिए, सेक्सुअली डेविएंट बिहेवियर कैन नॉट बी टोटली और एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड थ्रू मर्टन्स थ्योरी। यहाँ पर कीवर्ड है टोटली। सेक्सुअली डेविएंट बिहेवियर सच एज नॉन कंसेंसुअल एक्ट्स और पैराफिलियाज, इसको समझिए परवर्टेड, इज टिपिकली नॉट मोटिवेटेड बाय द परस्यूट ऑफ वेल्थ। तो ये जो एक्ट हैं वो कोई वेल्थ की वजह से नहीं होते हैं, सोशल स्टेटस की वजह से नहीं होते हैं। आल्दो ऐसे एक्ट जब रिवील हो जाते हैं सोशल स्टेटस और वेल्थ घटने भी लगती है। इट इज यूजुअली ड्रिवन बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल ग्रेटिफिकेशन, कंपल्सन और पावर डायनेमिक रादर देन द स्ट्रेन ऑफ ब्लॉक्ड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो ये कोई स्ट्रेन की वजह से नहीं होता है, ये तो साइकोलॉजी की वजह से है, इमोशनल बिहेवियर की वजह से है या पावर डायनेमिक्स की वजह से। और मर्टन की थ्योरी ये सब चीज़ें नहीं समझ पा रही है। मर्टन क्या कर रहे हैं, इसकी बजाय मर्टन इग्नोर्स रोल ऑफ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। टेलर, वाल्टन एंड यंग्स, ये हैं न्यो मार्क्सिस्ट जो बात कर रहे हैं क्राइम एंड डेविएंस की, आर्ग्यू दैट हिज थ्योरी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्रिमिनल्स। तो ये कहते हैं, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेविएंस एंड इन व्हाट वेज अ डेविएंट एक्ट कैन बी टर्म्ड आल्सो एज कन्फॉर्मिस्ट। अब मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहूँगा सिलेबस टॉपिक का। अपने सिलेबस में जो टॉपिक है वो है कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस। सिलेबस से ये समझ में आता है कि कन्फॉर्मिटी और डेविएंस कुछ अलग चीज़ें हैं। क्या है वो समझते हैं। मैंने आपको बताया सोसाइटी में अगर एनोमी होगी, मीन्स गोल्स और मीन्स में क्या होगा, मिसमैच या गैप लिख दीजिए, गैप लिख दीजिए या मिसमैच लिख दीजिए। तो सोसाइटी में होगी एनोमी। अब उस एनोमी के कारण 5 टाइप के बिहेवियर हमने पढ़े थे। एक तो आपको कन्फॉर्मिटी दिख सकती है, एक तो इनोवेशन दिख सकता है, रिट्रीटिज्म दिख सकता है, रिचुअलिज्म दिख सकता है, रिबेलियन दिख सकता है। मीन्स इस अमेरिकन सोसाइटी में जब एनोमी है तो ये 5 एडेप्टिव बिहेवियर देखे जाते हैं और इन चारों एडेप्टिव बिहेवियर को कह दिया जाता है डेविएंट एक्ट, जबकि कन्फॉर्मिटी को डेविएंस से अपोजिट रखा जाता है। मीन्स जो डेविएंस है वो कन्फॉर्मिटी नहीं है। लेकिन कभी कभी कन्फॉर्मिटी को डेविएंट एक्ट भी कह दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर आप इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि कन्फॉर्मिटी और डेविएंट एक्ट्स हैं अलग अलग, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कन्फॉर्मिटी और डेविएंस कभी कभार ऐसे होते हैं कि कुछ एक्ट्स को कन्फॉर्मिटी और डेविएंस दोनों में ही रख दिया जाता है। ऐसी रियलिटी की कुछ बात कह रहे हैं आप, तो ये कैसे हो सकता है। अब मैं आपको बेसिस बताता हूँ या रेफरेंस बताता हूँ जिसके बेसिस पर आपको कहना है कि कन्फॉर्मिटी और डेविएंस में क्या रिलेशन है। डेविएंट बिहेवियर में कन्फॉर्मिटी नहीं आता बाय एंड लार्ज। कब नहीं आता है, जब गोल्स और मीन्स की बात हो रही हो। गोल्स के प्रति आप ओरिएंटेड हैं कि नहीं और आपके पास मीन्स या इंस्टीट्यूशनल मीन्स का एक्सेस है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो आप दिखाएंगे कन्फॉर्मिंग बिहेवियर। अब आपने दिखाया कन्फॉर्मिंग बिहेवियर, मीन्स आपके पास गोल्स भी थे और मीन्स भी थे, कन्फॉर्मिंग बिहेवियर दिखाया इस एनोमिक सोसाइटी में, फिर भी आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। मीन्स आपका एक्ट हो गया, मीन्स आपने कन्फॉर्मिंग एक्ट कर दिया और उसके बाद आपने कुछ रिजल्ट देखे और उससे आपका मन ना भरा। इस केस में आप अपने एक्ट को, आप ना कि सोसाइटी, आप अपने एक्ट को कहेंगे बेकार हो गया। मीन्स तब आप डेविएंस वाली फीलिंग फील करेंगे, ये बात है। तो उस केस में कन्फॉर्मिटी को भी कह दिया जाता है डेविएंस। बाय एंड लार्ज आप ये समझिए डेविएंस में 4 एक्ट आते हैं जो अलग हैं कन्फॉर्मिटी से, और डेविएंस एंड कन्फॉर्मिटी दोनों मिलाकर कहाँ पाए जाते हैं ये बिहेवियर, एनोमिक सोसाइटी में, या जब सोसाइटी में एनोमी होती है ये पांचों बिहेवियर देखने को मिल जाते हैं। इन चारों को मिला के कर दिया जाता है डेविएंट एक्ट या डेविएंस। ये राइज हो रहे हैं गोल्स और मीन्स के मिसमैच के कारण। तो अपना जो सिलेबस है कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस,
इसको आप ये भी तो कह सकते हैं एनोमी इन सोसाइटी, एक ही बात है, क्योंकि इन पांचों एक्ट को मिला के क्या कह दिया गया, एनोमी इन सोसाइटी, या कह दिया गया स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इन सोसाइटी। मीन्स ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इन सोसाइटी। ये क्या है, गैप्स बिटवीन गोल्स एंड मीन्स इन सोसाइटी। ये क्या है, मिसमैच इन गोल्स एंड मीन्स इन सोसाइटी। तो इसलिए डेविएंट बिहेवियर को जनरली कन्फॉर्मिटी से अलग रखा जाता है और इन चारों को डेविएंट एक्ट में रखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या है, कन्फॉर्मिटी को भी डेविएंट एक्ट कह दिया जाता है। कन्फॉर्मिटी डेविएंट एक्ट, यस, डेविएंट एक्ट नो। तो नो कब कहा जाता है, जब गोल्स और मीन्स की एक्सेस की बात हो। आपके पास अगर गोल्स और मीन्स हैं तो आपका एक्ट डेविएंट एक्ट नहीं माना जाएगा। लेकिन कभी कभी इसको कह दिया जाता है, उस केस में कहा जाता है जब हो जाता है सेल्फ डेविएंट। इसको कहा जाता है सेल्फ डेविएंट। मीन्स आपने बहुत प्रयास किए, आपके पास मीन्स भी हैं, गोल्स भी हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप फिर खुद से ही डेविएंट समझने लगेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे डेविएंट को कन्फॉर्मिस्ट कह दिया जाता है, कैसे डेविएंट को कन्फॉर्मिस्ट कह दिया जाता है। सोसाइटी समटाइम्स सेलिब्रेट डेविएंस एज इन केस ऑफ सोल्जर लेइंग लाइफ फॉर कंट्री। जब एक सोल्जर अपनी जिंदगी बलिदान करता है तो सोसाइटी उसको सेलिब्रेट करती है। तो यहाँ सेलिब्रेशन का मीनिंग क्या है, मीन्स सोसाइटी उसको कन्फॉर्म करती है और उसको सही मानने लगती है। जबकि अपनी जान देना एक डेविएंट एक्ट है, लेकिन जब वो जान सोल्जर के द्वारा दी जाती है एक बैटलफील्ड में, तब वो एक सेलिब्रेटिंग एक्ट हो जाता है और उसको कह दिया जाता है कन्फॉर्मिटी। तो आप देख रहे हैं कैसे एक डेविएंट एक्ट कह दिया गया कन्फॉर्मिटी। दोज हु आर डेविएंट ऑफ मेन कल्चर बट सेल ए कन्फॉर्मिस्ट टू सब कल्चर। आप मेन कल्चर के आधार पर तो डेविएंट समझ में आते हैं, जबकि मेन कल्चर के अंदर आने वाले जो सब कल्चर हैं उसके आधार पर आप कन्फॉर्मिस्ट समझ में आते हैं। एक इसका रियल लाइफ एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। बात करें इंडियन सोसाइटी की, ये हो गई इंडियन सोसाइटी। इसका एक मेन कल्चर है। मेन कल्चर में आप क्या देखेंगे, फैमिली पर फोकस किया जाता है, मटेरियल वेल्थ को डिनाई नहीं किया जाता है, मटेरियल वेल्थ पर भी फोकस होता है, यहाँ पर प्रोक्रिएशन पर भी फोकस होता है। अब इंडियन सोसाइटी की बाई एंड लार्ज ये वैल्यूज हैं, मीन्स इंडियन सोसाइटी के मेन कल्चर में ये वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। लेकिन जो हर्मिट्स हैं, मीन्स सन्यासी हैं, वो एक सब कल्चरल ग्रुप है इस पूरी सोसाइटी में। तो इस सब कल्चरल ग्रुप की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं, नो फैमिली, नो मटेरियल वेल्थ, एस्थेटिक लाइफ स्टाइल। तो आप देखिए एक जो सन्यासी है उसका जो ग्रुप है, मीन्स और भी सन्यासी जो हैं वो एक साथ रहते हैं, तो उन सब का ग्रुप एक होगा सब कल्चरल ग्रुप। इसको कहा जाएगा सब कल्चरल ग्रुप, जो लाई कर रहा है किसके अंदर, एक मेन ग्रुप है जो इंडियन सोसाइटी का है। तो एक सन्यासी के द्वारा किए गए काम को डेविएंट एक्ट कहा जाएगा, किसके द्वारा, मेन सोसाइटी के द्वारा, क्योंकि वो ये एक्ट करेंगे, जबकि मेन सोसाइटी चाहती है ये वाले एक्ट। तो मेन ग्रुप है जो आपका, वो आपको डेविएंट कहेगा, जबकि वो सब कल्चरल ग्रुप और सभी सन्यासी आपको कहेंगे कन्फॉर्मिस्ट। आप अगर खुद सन्यासी हैं तो आपके सन्यासी मित्र आपको क्या कहेंगे, कन्फॉर्मिस्ट। वो कहेंगे आप बढ़िया काम कर रहे हैं, करते रहिए। तो समझिए आप डेविएंट भी हैं, लेकिन हैं किसके रिस्पेक्ट में, मेन कल्चर के रिस्पेक्ट में। आप कन्फॉर्मिस्ट हैं तो हैं किसके रिस्पेक्ट में, सब कल्चर के रिस्पेक्ट में। तो आप डेविएंट भी हैं और कन्फॉर्मिस्ट भी हैं, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन मर्टन्स थ्योरी इटसेल्फ देयर आर पार्टली कन्फॉर्मिस्ट, रिचुअलिस्ट, इनोवेटर्स, रिट्रीटर्स, दैट इज वंस कन्फॉर्मिस्ट। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, पॉइंट नंबर 7 में दिया है। देखिए ये कह रहे हैं मर्टन खुद ही अपनी थ्योरी में जो डेविएंट्स हैं उनको पार्शियली कन्फॉर्मिस्ट कह रहे हैं। डेविएंट्स जो हैं उनको पार्शियली कन्फॉर्मिस्ट कह रहे हैं, मीन्स ये डेविएंट्स भी हैं और कन्फॉर्मिस्ट भी हैं, लेकिन कुछ आंशिक रूप से, कंप्लीटली नहीं है, पार्शियली है। देखिए इनोवेटर्स आर पार्शियली कन्फॉर्मिस्ट। क्यों, क्योंकि वे गोल्स तो मानते हैं लाइक कन्फॉर्मिस्ट,
लेकिन मीन्स पर फोकस नहीं करते हैं, लेकिन कन्फॉर्मिस्ट के तरीके से गोल तो मान रहे हैं। ऐसे ही रिचुअलिस्ट वह गोल्स नहीं मान रहे हैं, लेकिन कन्फॉर्मिस्ट के तरीके से मीन्स तो मान रहे हैं। रिबेलियंस ये गोल्स मान रहे हैं, मीन्स भी मान रहे हैं, लेकिन इनके कुछ नए हैं, ये भी पार्शियली कन्फॉर्मिस्ट हो गए। जैसे कि कन्फॉर्मिस्ट में गोल्स और मीन्स दोनों माने जाते थे, इनोवेशन में आप एक चीज़ को तो मान रहे हैं जो कन्फॉर्मिस्ट जैसी है। रिचुअलिज्म में आप मीन्स तो मान रहे हैं जो कि कन्फॉर्मिस्ट जैसी है। रिट्रीटिज्म में आप एक वक्त कन्फॉर्मिस्ट थे, तो इनोवेशन में आप कुछ अपने मीन्स तो मान रहे हैं, अपने गोल्स तो मान रहे हैं, मीन्स और गोल्स में बैलेंस तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिफॉर्मर्स सीन डेविएंट टुडे बट दे कैन बी कंसीडर्ड कन्फॉर्मिस्ट इन फ्यूचर। अब देखिए ये टुडे और फ्यूचर की बात है, मीन्स जैसे जैसे टाइम पीरियड चेंज होगा वैसे वैसे एक जो डेविएंट एक्ट है वो कन्फॉर्मिस्ट एक्ट कह दिया जाएगा। एग्जाम्पल है राजा राम मोहन राय के एक्ट। देखिए 1828 में ले चलते हैं अपने आप को और वहाँ पर देखते हैं राजा राम मोहन राय को। वो 1828 में एंटी सती वाली बातें कर रहे हैं, मीन्स सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं। और उस समय सोसाइटी में वो एक्ट डेविएंट एक्ट कहा जाता था, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज सती को एक्सेप्ट करती थी। तो अगर जब राजा राम मोहन राय 1828 में ये काम कर रहे हैं तो वो कहे जाएंगे डेविएंट। कहाँ? 1828 में। लेकिन जैसे टाइम पीरियड चेंज होता है, आ गया 2026, इस 2026 में आप मान लीजिए राजा राम मोहन राय फिर से जिंदा हो जाएं और फिर से वो बात करें एंटी सती वाली, तो आज उनको डेविएंट नहीं कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा कन्फॉर्मिस्ट, क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज इसको मानती है। तो ये हो गए कन्फॉर्मिस्ट। मीन्स टाइम चेंज होते होते जो एक डेविएंट एक्ट होता है वो कन्फॉर्मिस्ट एक्ट हो जाता है। अब देखिए फ्रीडम फाइटर्स डेविएंट हैं किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। कन्फॉर्मिस्ट किसके लिए हैं? इंडियंस के लिए। मीन्स अगर आप ब्रिटिशर्स हैं कि इंडियंस हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि आपको एक्ट डेविएंट एक्ट लग रहा है या कन्फॉर्मिस्ट एक्ट लग रहा है। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आप एक्ट को कैसा कहेंगे। तो इसीलिए डेविएंस वाले एक्ट, ये जो भी एक्ट हैं, इन एक्ट को कन्फॉर्मिटी भी कह दिया जाता है जब टाइम चेंज होता है, जब लोकेशन चेंज हो जाती है, जब कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है, जब ऑब्जर्वर चेंज हो जाता है, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाता है। अब देखिए मीन्स कन्फॉर्मिटी और जो डेविएंस वाले एक्ट हैं वो इस कंटेक्स्ट में ही रीड करिएगा आप, तभी आप इसको, इनके डिफरेंस को समझ पाएंगे। देयर आर मल्टीपल नॉर्म्स एंड वैल्यूज इन सोसाइटी, सो वन मे बी डेविएंट इन वन एस्पेक्ट बट कन्फॉर्मिस्ट इन अदर सोशल बिहेवियर ऑफ लाइफ। इसका क्या मीनिंग है? आप एक स्टूडेंट हैं, अब देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक चाइल्ड हैं, आप एक ब्रदर हैं, आप एक फ्रेंड हैं। अलग अलग सिचुएशंस में आपके अलग अलग रोल्स हैं और आपका एक एंटी पैट्रियार्कल माइंडसेट है होम में। मीन्स आप पैट्रियार्की को टॉलरेट नहीं करते हैं। तो जब आप ये माइंडसेट रख के सोसाइटी से बात कर रहे होंगे तब सोसाइटी आपको कह सकती है डेविएंट, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी बाय एंड लार्ज क्या है? पैट्रियार्कल। लेकिन जब आप स्टूडेंट होंगे, जब आप ब्रदर होंगे, जब आप फ्रेंड होंगे, जब आप चिल्ड्रन होंगे, तो शायद आप कन्फॉर्मिस्ट हों। मीन्स एक इंडिविजुअल के 24 आवर्स में वो 1 घंटा हो सकता है डेविएंट और बचे 23 घंटा कन्फॉर्मिस्ट। और एग्जांपल्स देखिए, सेक्सुअल ओरिएंटेशन। मान लीजिए जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो डेविएंट एक्ट कर रहे हैं एक एक्सपेक्ट में, लेकिन बचे जो एक्सपेक्ट हैं सोशल बिहेवियर के, उसमें वो कन्फॉर्मिस्ट समझ में आ जाते हैं। वैसे ही स्कूल भी जाते हैं, स्टूडेंट भी होते हैं, इवन वो टीचर भी होते हैं, इवन वो साइंटिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, तो उन सब सोशल बिहेवियर में वो कन्फॉर्मिस्ट हैं। एक चोर है, वो चोरी करते वक्त डेविएंट है, लेकिन जब वो एक चिल्ड्रन होता है तो फिर वो कन्फॉर्मिस्ट हो जाता है, जब वो हस्बैंड होता है तो वो कन्फॉर्मिस्ट हो जाता है। ऐसे ही ईटिंग हैबिट्स, ऐसे ही ड्रेसिंग स्टाइल और टेकिंग केयर ऑफ फैमिली। ये टेकिंग केयर ऑफ फैमिली मैंने इन डिटेल डिस्कस किया है यहाँ पर। अगर आप किसी कॉज जो कि है माता पिता की सेवा के लिए डेविएंट बन भी जाते हैं तो भी सोसाइटी आपको डेविएंट नहीं बोलेगी। अब देखिए मान लीजिए
माता पिता की सेवा की वजह से आपने क्या किया, जॉब से रेजिग्नेशन दे दिया। तो ये जो एक्ट है ये एक डेविएंट एक्ट हो गया, लेकिन ये कॉज की वजह से हुआ है, इसलिए सोसाइटी आपको डेविएंट नहीं बोलेगी नहीं। तो जब कॉज की वजह से कुछ किया जाता है तो उन एक्ट को डेविएंट एक्ट नहीं बोला जाता है, उनको कन्फॉर्मिस्ट एक्ट ही समझा जाता है। जैसे कि हमने देखा था फ्रीडम फाइटर्स के केस में। सोसाइटी चेरिश्ड द एक्ट डन बाई फूलन देवी। अब देखिए, फूलन देवी ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था, एज सी हैड डन मर्डर्स फॉर सम सोशल काज, लेकिन उन्होंने कुछ सोशल कॉज की वजह से मर्डर किया था। अब आप यूट्यूब पर जाइए और फूलन देवी की कहानी पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो सोशल कॉज क्या था। तो उस सोशल कॉज की वजह से सोसाइटी ने उनके एक्ट को चेरिश किया। तो चेरिश सोसाइटी कौन से एक्ट करती है, कन्फॉर्मिस्ट एक्ट को ही तो चेरिश करती है। मीन्स उनके जो एक्ट था मर्डर वाला वो है तो डेविएंट एक्ट, लेकिन सोसाइटी उसको चेरिश कर रही है, मीन्स उसको कन्फॉर्मिस्ट की तरीके से देख रही है। तो आप हैं तो डेविएंट लेकिन समझे जा रहे हैं कन्फॉर्मिस्ट। अब देखिए इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल। मुलायम सिंह यादव ने सीएम बनते ही फूलन देवी को दिया बड़ा तोहफा, यूपी में हुई थी खूब चर्चा। तो फूलन देवी को उन्होंने क्या दिया था, एमपी बना दिया था। तो जो एक मर्डरर है उसको बना दिया एक सीएम ने क्या, एमपी। तो सीएम ने उसके एक्ट को कैसे समझा, कन्फॉर्मिस्ट की तरीके से। आल दो रियल लाइफ में वो एक्ट कैसे समझे जाते हैं, डेविएंट की तरीके से। तो फूलन देवी थी डेविएंट लेकिन उनको समझा गया क्या, कन्फॉर्मिस्ट। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाली बात देखते हैं। होमोसेक्सुअल्स मे नॉट कन्फर्म विद सोशली डिजायर्ड सेक्सुअलिटी नॉर्म्स। तो होमोसेक्सुअल्स सेक्सुअलिटी नॉर्म्स के रिस्पेक्ट में तो हो गई डेविएंट, बट दे कन्फर्म, लेकिन जिंदगी के और पहलुओं में कन्फर्म विद अदर सोशल नॉर्म एक्सक्लूडिंग डिजायर्ड सोशल सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अलावा वो सभी एक्ट्स में होते हैं कन्फॉर्मिस्ट। मीन्स अगर एक होमोसेक्सुअल को माने, उसकी लाइफस्टाइल को देखें, 24 आवर्स को देखें, तो वो कुछ पार्ट में डेविएंट समझ में आएगा और बचे पार्ट में कन्फॉर्मिस्ट हो जाता है। तो एक इंडिविजुअल कन्फॉर्मिस्ट भी होता है और डेविएंट भी होता है साथ ही साथ। ए पर्सन कैन बी कन्फॉर्मिस्ट इन वन सोसाइटी बट द सेम पर्सन कैन बी कंसीडर्ड डेविएंट इन अनदर सोसाइटी। तो एक सोसाइटी में आप कन्फॉर्मिस्ट हैं और दूसरी सोसाइटी में आप डेविएंट हैं। इसका एग्जांपल, आप एक इंडियन हैं। अब देखिए, आप एक इंडियन हैं और आपको पता है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन के रूल्स, मीन्स आप कास्ट कॉन्शियस पर्सन हैं और आप गए, मीन्स आपको कास्ट के बारे में बहुत पता है और आप कास्ट सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो भी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्योरिटी एंड पॉल्यूशन रूल्स। अब आप गए अमेरिकन सोसाइटी में और आपने उन्हीं एक्ट्स को यहाँ पर किया। कास्ट से रिलेटेड जो प्योरिटी पॉल्यूशन के एक्ट हैं वो आपने किए कि किसके हाथ से पानी लेना है, किसके हाथ से खाना लेना है, किसके साथ खाना है, किसके साथ नहीं खाना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है। मान लीजिए आप ये टेस्ला कंपनी में वहाँ पर काम करने के लिए गए और आपने ऐसे ही एक्ट करना स्टार्ट किया, तो उस सोसाइटी में आपके जो एक्ट होंगे वो कहे जाएंगे डेविएंट है। अब बात करें, वही आप हैं एक इंडियन सोसाइटी में और आप एक विलेज में गए और विलेज में आप कास्ट से रिलेटेड जो भी एक्ट हैं वो कर रहे हैं, तो फिर आपको वहाँ पर माना जाएगा कन्फॉर्मिस्ट, क्योंकि वहाँ पर बाई एंड लार्ज पूरी सोसाइटी ही कास्ट कॉन्शियस सोसाइटी है। तो आपके सिमिलर एक्ट डेविएंट एक्ट हो जाते हैं जब आप अमेरिकन सोसाइटी में होते हैं, सिमिलर एक्ट कन्फॉर्मिस्ट एक्ट हो जाते हैं जब आप एक इंडियन सोसाइटी में होते हैं। मीन्स सोसाइटी भी अफेक्ट करती है होना आपका कन्फॉर्मिस्ट या डेविएंट। एज पर सब कल्चरिस्ट थ्योरी ऑफ डेविएंस, all people in society don't follow all encompassing conforming norms although there are subcultures within that society। इसका क्या मीनिंग है, मैंने बताया था जैसे सभी लोग पूरी सोसाइटी में आपके नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं तो वो लोग क्या कहे जाते हैं, डेविएंट विद रिस्पेक्ट टू लार्जर सोसाइटी या मेन कल्चरल ग्रुप। लेकिन वह लोग जो पूरी सोसाइटी से अलग होकर चलते हैं वो अपने ग्रुप के लिए, अपने सब कल्चरल ग्रुप के लिए कहे जाते हैं क्या, कन्फॉर्मिस्ट। जैसे हमने देखा था साधु के केस में, हर्मिट के केस में, पिछले एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल, अमेरिकन वर्किंग क्लास हैज सब कल्चर ऑफ वेंडलाइजेशन। मीन्स जो वर्किंग क्लास है उसका जो सब कल्चर है कि प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, जबकि अमेरिकन सोसाइटी एट लार्ज जो मेन ग्रुप है, मेन कल्चरल ग्रुप, वो ऐसा कुछ नहीं करती। तो आप एक मेन कल्चरल ग्रुप के हिसाब से देखेंगे
या पूरी सोसाइटी के हिसाब से देखेंगे तो इनका जो वेंडलाइजेशन का एक्ट है वो डेविएंट एक्ट हो जाएगा। लेकिन इनके वर्किंग क्लास के सब कल्चर के आधार पर देखेंगे, उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वो कहेंगे आप बढ़िया कर रहे हैं, हम लोग भी तो सब ऐसे ही करते हैं, तो हो जाएगा कन्फॉर्मिस्ट एक्ट। मीन्स सब कल्चर का रेफरेंस क्या है उससे आप आके जाते हैं या तो डेविएंट या कन्फॉर्मिस्ट। तो पूरी सोसाइटी के हिसाब से तो डेविएंट होंगे, लेकिन अपने सब कल्चरल ग्रुप के हिसाब से तो कन्फॉर्मिस्ट हुए ना। साधु महात्मा तो डेविएंट हुए फैमिली के हिसाब से, तो साधु महात्मा को के जो एक्ट हैं वो डेविएंट एक्ट कहेंगे अगर आप उसको फैमिली के रिस्पेक्ट से देखेंगे। लेकिन उनके मंडली मीन्स साधु महात्मा की जो मंडली होती है उसके हिसाब से वो कठिन साधना कर रहे हैं और वो कन्फॉर्मिस्ट एक्ट कर रहे हैं, साधु धर्म का पालन कर रहे हैं। देखिए कन्फॉर्मिस्ट एक्ट, साधु धर्म, तो ये कन्फॉर्मिस्ट भी हैं और डेविएंट भी हैं साधु लोग। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला कौन है। सामने वाला साधु है तो वो कन्फॉर्मिस्ट से समझ में आएंगे, और सामने वाला अगर उनकी फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर वाला कहेगा ये तो हो गए डेविएंट। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया कैसे डेविएंट एक्ट कन्फॉर्मिस्ट एक्ट बन जाते हैं या समझे जाते हैं। तो वो समझे कैसे जाते हैं, सब कल्चर या कल्चर के आधार पर कि सामने वाले का कल्चर क्या है। तो यहाँ पर सब कल्चर थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ी, सब कल्चर ग्रुप की थ्योरी। ठीक, सिचुएशन की बात है कि आप इंडिया में हैं कि अमेरिका में, रेफरेंस किसका ले रहे हैं। टाइम की बात है कि आप राजा राममोहन राय 1828 में हैं या 2026 में हैं। तो ये सब कुछ हमने जाना। अब देखते हैं कैन डेविएंस बी फंक्शनल फॉर सोसाइटी। अगर आप डेविएंस शब्द जब सुनते हैं तो आपको ये हमेशा नेगेटिव कनोटेशन में समझ में आता होगा, मीन्स डिसफंक्शनल जैसा दिखता होगा, तो स्टूडेंट इसको डिसफंक्शनल ही मानते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा कि आपके वो डाउट को क्लियर कर सकूँ कि डेविएंट एक्ट भी फंक्शनल हो सकते हैं। जैसे इमाइल डर्कहाइम डज सी डेविएंस टू बी फंक्शनल। तो इमाइल डर्कहाइम डेविएंस को फंक्शनल मानते हैं। जैसे कि मर्टन भी देख लेते हैं। अब डर्कहाइम साहब कैसे मानते देखते हैं। क्राइम इज फंक्शनल, उनके लिए क्राइम भी फंक्शनल है। इनएविटेबल इन ए सोसाइटी एंड फॉर ऑल मेंबर्स टू कन्फॉर्म टू वैल्यूज। मीन्स ये कह रहे हैं क्राइम होता है तो उससे क्या होता है, जो क्राइम ना करने वाले हैं वह एक साथ आते हैं। इट रीइंफोर्सेस द कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टू देयर शेयर्ड मोरलिटी। तो अगर क्राइम हुआ तो क्राइम ना करने वाले लोग एक साथ आए और शेयर्ड मोरलिटी बढ़ गई। जैसे कहीं गैंग रेप की घटना जब होती है तो उसके खिलाफ कौन से लोग खड़े होते हैं, जो गैंग रेप नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो जब वो कैंडल मार्च निकालते हैं, ये सब काम करते हैं, तो आपको समझ में आता है उससे हो क्या रहा है, शेयर्ड मोरलिटी बढ़ रही है। तो अगर शेयर्ड मोरलिटी बढ़ रही है तो क्राइम एक फंक्शनल चीज हुई एज पर डर्कहाइम। उसके बाद क्राइम के बाद जो पनिशमेंट होती है वो भी एक फंक्शनल एक्ट है। जबकि देखिए आप, क्राइम और पनिशमेंट दोनों आपको डेविएंट समझ में आएंगे, दोनों एक्ट डेविएंट हैं, लेकिन दोनों पॉजिटिव कनोटेशन में हैं अगर वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब पनिशमेंट की बात करें, दैट फॉलोज क्राइम प्रिवेंट्स अदर टू गो टू द सेम पाथ। तो पनिशमेंट से क्या हो रहा है, दूसरे लोग सेम क्राइम नहीं कर रहे हैं, तो पनिशमेंट से क्या है, क्राइम रुक रहा है। तो पनिशमेंट भी फंक्शनल है सोसाइटी के लिए। तो पनिशमेंट ऐसे आपको डेविएंट एक्ट समझ में आ रहा है, लेकिन वो क्या है, कन्फॉर्मिस्ट जैसा या पॉजिटिव कनोटेशन में इसको देखिए, ना कि हमेशा नेगेटिव। अब देखिए, बाई चैलेंजिंग द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ टुडे वन कैन ब्रिंग द सोशल चेंज। अगर आप जो आज की नॉर्म्स एंड वैल्यूज को चैलेंज कर रहे हैं, मीन्स सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज कर रहे हैं, तो आप आज के लिए तो हो जाएंगे डेविएंट, लेकिन जब आप चैलेंज करेंगे तभी सोशल चेंज आएगा। अगर आप चैलेंज नहीं करेंगे और आप कन्फॉर्मिस्ट बने रहेंगे तो आप कभी सोशल चेंज ला पाएंगे, शायद ना ला पाएं। तो इसलिए ये कहते हैं कि डेविएंट होना सोशल चेंज लाना है, और सोशल चेंज के बाद दुनिया फंक्शनल बनी रहती है। तो डेविएंट होने में अगर सोशल चेंज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मीन्स इसका पॉजिटिव कनोटेशन में इसको देखिए। LGBT एक्टिविस्ट कंटिन्यूज एफर्ट, किसके लिए, कंसेंसुअल होमोसेक्सुअलिटी डिक्रिमिनलाइज्ड, एंड विद कंटिन्यूअस एफर्ट देयर कैन बी चेंज इन सोशल मोरलिटी। तो ये जो सोशल चेंज आया वो किस लिए आया, कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं वो एक साथ आए और उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यू को चैलेंज करना स्टार्ट किया, और वो सुप्रीम कोर्ट तक में गए और उन्होंने चेंज किया सोशल मोरलिटी या सोशल अंडरस्टैंडिंग को, और उन्होंने एक जगह बनाई सोसाइटी में अपने लिए। अब देखते हैं, इंडिया आज सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लाइन टू लीगलाइज सेम सेक्स यूनियंस। तो इन्होंने लीगलाइज तो नहीं किया, डैशिंग द होप्स ऑफ मिलियंस ऑफ LGBT
पीपल सीकिंग मैरिज इक्वलिटी। तो मैरिज इक्वलिटी की बात तो नहीं की, लेकिन किया क्या, इन्होंने मोर लीगल राइट्स एंड बेनिफिट्स टू सेम सेक्स कपल्स। लीगलाइज तो नहीं किया लेकिन लीगल राइट्स दे दिए, कुछ बेनिफिट्स दे दिए। तो ऐसे ये ला पाए सोशल चेंज, क्योंकि इन्होंने सोसाइटी के जो इस्टेब्लिश नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ थी उसको चैलेंज किया। अगर चैलेंज नहीं करते तो इनका हमेशा से इनके साथ सोशल इनजस्टिस होता रहता। अब इसी वजह से ये कहा जाते हैं पायनियर्स ऑफ फ्यूचर सोशल मोरालिटी। अब इसी वजह से इन्होंने जो भविष्य में आने वाली सामाजिक सोच है उसकी भी तैयारी अभी से कर ली है। मीन्स अभी तैयारी किसकी है, लीगलाइज मैरिज। एल्बर्ट कोहेन सेज डेवियांस कैन एक्ट एज सेफ्टी वाल्व। तो ये कह रहे हैं डेवियांस एक्ट जो होते हैं वो सेफ्टी वाल्व की तरीके से एक्ट करते हैं, ना कि ये नेगेटिव कनोटेशन में इसको देखिए, ये सेफ्टी वॉल है। सेफ्टी वॉल का मतलब क्या है, अगर आपको डेवियांस कहीं दिख रहा है सोसाइटी में तो आप समझ जाइए कुछ सुधार लाने की जरूरत है। मीन सोसाइटी में क्या चाहिए, सुधार। तो डेवियांस से पता लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, सोसाइटी थोड़ी बहुत डिस्फंक्शनल बनने लगी है। तो ये अलार्म की तरीके से काम करता है कि सावधान हो जाइए और इस जो भी डेविएंट एक्ट है इस पर एक्ट करिए और इसको टर्न डाउन करिए। और इन्होंने कहा कि डेविएंट जो एक्ट हैं उनकी वजह से समाज में सोशल सॉलिडरिटी बनी रहती है और प्रेशर जो भी है वो बेंट आउट हो जाता है। जैसे प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड जो एक्ट हैं वो होते डेविएंट एक्ट हैं, लेकिन कैसे ये समाज को फंक्शनल बनाए हुए हैं, कैसे स्टेबलाइजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी इट फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट। तो मैंने बताया था कैसे प्रोस्टिट्यूशन की वजह से फैमिली सिस्टम इंटैक्ट है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स घट रहे हैं, प्रोस्टिट्यूट की फैमिली भी उससे पल पा रही है, प्रोस्टिट्यूट के लिए भी ये प्रोफेशन की तरीके से है। तो ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं। एल्बर्ट कोहेन आल्सो पॉइंट्स दैट इट एक्ट्स एज वार्निंग सिग्नल। तो ये वार्निंग सिग्नल की तरीके से भी काम करता है। क्या, डेविएंट एक्ट। अगर समाज में डेविएंस देखने को मिल रहा है तो ये वार्निंग सिग्नल है, इंडिकेटिंग ए माल फंक्शन इन सोसाइटी। तो ये माल फंक्शन के बारे में बताता है कि सोसाइटी कहीं गड़बड़ कर रही है, तो थोड़ा आप सतर्क रहिए और सोसाइटी को सही करिए। दैट नीड्स टू बी एड्रेस, और उसको एड्रेस करिए। एग्जाम्पल, निर्भया केस। तो ये फंक्शनल भी कहा जा सकता है इन ए वे दैट इट रेज्ड इश्यू ऑफ सेफ्टी ऑफ वीमेन। तो इसके कारण सेफ्टी ऑफ वीमेन का इश्यू तो एड्रेस हो पाया, रेज हो पाया। लॉ को तो चेंज हम कर पाए। लॉ कैसे चेंज हुआ, निर्भया फंड सेटअप हुआ, जेंडर सेंसिटाइजेशन होने लगा, पेट्रोलिंग, स्ट्रीट लाइटिंग, कैमराज की व्यवस्था होने लगी। तो बाय एंड लार्ज विमेन की जो सेफ्टी है वो बढ़ पाई, सेफ्टी और सिक्योरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो पाई। तो इसीलिए ये डेविएंस वाले जो एक्ट हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं सोसाइटी के लिए और पॉजिटिव भी हो जाते हैं। अब देखिए, साइंटिस्ट है, उसके जो एक्ट हैं वो डेविएंट एक्ट कहे जाएंगे, लेकिन वो होते हैं फंक्शनल फॉर सोसाइटी एज इट ब्रिंग्स शिफ्ट इन पैराडाइम्स। अगर ये पैराडाइम शिफ्ट करते हैं तो उनके वो एक्ट हैं तो डेविएंट एक्ट, लेकिन वो फंक्शनल हैं सोसाइटी के लिए। इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। आपने पढ़ी होगी न्यूटोनियन फिजिक्स, उसके बाद आई क्वांटम फिजिक्स। मीन्स एक पैराडाइम 1 थी, यहाँ पर पैराडाइम चेंज हो गई, ये पैराडाइम 2 हो गई। अब देखिए, एक साइंटिस्ट ने पैराडाइम शिफ्ट की जिस वजह से एक नया रियलिटी समझ में आई विद इन साइंस। तो इसलिए ये जो साइंटिस्ट था जो न्यूटोनियन फिजिक्स से हटा और क्वांटम फिजिक्स की तरफ गया, तो इसके एक्ट को डेविएंट एक्ट कहा गया होगा उस समय, लेकिन हम आज ये समझ पा रहे हैं कि एक्ट शिफ्ट इन पैराडाइम पॉसिबल हो पाई इस एक्ट की वजह से और दुनिया फंक्शनल बनी रही। और ये जो एक्ट है ये फंक्शनल है साइंस की ग्रोथ के लिए भी। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट ऑफ एनोमी एज एक्सप्लेन बाय डर्कहाइम एंड मर्टन। तो एनोमी के बारे में डर्कहाइम भी बहुत बात करते हैं और मर्टन भी बहुत बात करते हैं, और मर्टन ने भी ये कंसेप्ट उठाया है डर्कहाइम से ही। तो देखते हैं डर्कहाइम। डर्कहाइम सीज एनोमी एज ए पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ सर्टेन सोशल फैक्ट्स। ये कह रहे हैं सोशल फैक्ट का जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है वो दिखता है एनोमिक सोसाइटी में। एज पर हिम इट इज एन इंडिविजुअल बिहेवियर नॉट कन्फॉर्मिंग टू कंसाइंस कलेक्टिव। तो इसका मीनिंग ये है कि जो शेयर्ड मोरलिटी है उससे जब लोग हटने लगते हैं, एक इंडिविजुअल हटने लगता है तो एक सिचुएशन बनती है, उसको कहा जाता है एनोमी। तो इसको ये रिलेट कर रहे हैं किससे, कंसाइंस कलेक्टिव से।
जबकि मर्टन सेज एनोमी इज ए सोशियोलॉजिकल फिनोमेना, तो ये भी सोशियोलॉजिकल फिनोमेना कह रहे हैं, जैसे कि डरखाइम साहब कह रहे हैं, ये बस कंसाइंस कलेक्टिव कह दे रहे हैं इसको। फिनोमेना एसिड प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, और ये एनोमी को जोड़ रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर से या कहिए स्ट्रक्चरल स्ट्रेन से, यहाँ पर लिख लीजिए स्ट्रक्चरल। एनोमी इज प्रेजेंट इन सोसाइटी व्हेन इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी, तो ये एनोमिक स्टेज आती है एज पर डरखाइम जब सोसाइटी ट्रांजिशन में होती है। तो ट्रांजिशन फेज की बात है ये, सोसाइटी जब ट्रांजिशन फेज से निकल के एक प्रॉपर फेज में आ जाती है, जैसे ट्रेडिशनल से मॉडर्न जाते वक्त एक इंटरवीनिंग फेज पड़ा होगा, इसको एनोमी कह दिया गया। तो इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि एनोमी इसको क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर देखी गई नॉर्मलेसनेस, मीन्स ना ही ट्रेडिशनल के नॉर्म थे ना ही मॉडर्न के नॉर्म राइज हो पाए और कुछ लीगल वैक्यूम की स्थिति बन गई। तो डरखाइम कहते हैं ये अगर एनोमी आ रही है ट्रांजिशन फेज की कहानी है, मीन्स थोड़ी देर की है, जब शिफ्ट हो रहा होगा, जब प्रॉपरली शिफ्ट हो जाएगा तो सब बढ़िया हो जाएगा, एनोमी भाग जाएगी। मर्टन साहब लेकिन क्या कह रहे हैं, एनोमी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी, ये कह रहे हैं ये हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, और ये पर्टिकुलरली मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो ये परमानेंट है ना कि ट्रांजिशन। एनोमी इज टेम्पररी, देखिए क्योंकि ट्रांजिशन फेज में है, टेम्पररी occurring when there is transition from one set of norms to another, तो जब ट्रांजिशन की बात हो रही होगी तभी ये आता है, इसीलिए टेम्पररी। एज पर मर्टन एनोमी इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सोसाइटी, तो की टर्म क्या हो गया ऑलवेज, एज सम डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रेन इज ऑलवेज देयर, तो स्ट्रक्चरल स्ट्रेन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, गोल्स और मीन्स के बीच गैप, ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेन हो गया। ही सीज एनोमी एज सिनोनिमस टू नॉर्मलेसनेस, तो डरखाइम साहब मैंने आपको बताया इसको मानते हैं नॉर्मलेसनेस, क्योंकि नॉर्म ना ट्रेडिशनल सोसाइटी के हट पा रहे हैं सही से, ना मॉडर्न के सही से बन पा रहे हैं, तो दोनों सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, तो नॉर्मेटिव कन्फ्यूजन की स्थिति है या लीगल वैक्यूम की स्थिति है किसमें, एनोमिक सोसाइटी में, और इसकी वजह से एक पैथोलॉजिकल स्टेट पैदा होती है और जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस उसके होते हैं, मीन्स ये एनोमिक स्थिति को नेगेटिव कनोटेशन में देख रहे हैं। जबकि मर्टन साहब क्या कह रहे हैं, एनोमी इज ड्यू टू मिसमैच कहिए, स्ट्रेन कहिए या गैप कहिए इन कल्चरली अप्रूव्ड गोल्स, मीन्स कैग की बात है, एंड इंस्टीट्यूशनलाइज मीन्स IM, तो कैग और IM में जब गैप हो जाता है तभी एनोमी बनती है। एनोमी इज अ रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम इनेबिलिटी टू अचीव कल्चरली डिफाइंड गोल्स, तो ये फ्रस्ट्रेशन जैसा कुछ है, मीन्स ये नेगेटिव भी है, कैन आल्सो लीड टू पॉजिटिव इफेक्ट्स, और एनोमी के कारण कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इनोवेशन, रिवॉल्यूशन या कहिए सोशल, तो ये सोशल चेंज को रिलेट करा पा रहे हैं किससे, एनोमी से, और डरखाइम भी सोशल चेंज को रिलेट करा रहे हैं एनोमी से, लेकिन वो इसको देख रहे हैं ट्रांजिशन फेज में, ट्रेडिशनल से आई एनोमिक स्टेज से गई मॉडर्न स्टेज, बस ये बात है। एनोमी ट्रिगर्स अ फॉर्म ऑफ अनस्टेबल डिवीजन ऑफ लेबर, तो एनोमी के कारण एक अनस्टेबल या एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर आता है, इसको कहा जाता है एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर। और यहाँ पर मर्टन साहब क्या कह रहे हैं, एनोमी की वजह से डेवियांस या डेविएंट एक्ट बाय इंडिविजुअल होते हैं, तो इंडिविजुअल क्या करता है, डेविएंट एक्ट, तो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, डेविएंट एक्ट ड्यू टू एनोमी एज पर मर्टन साहब। अब एक कंपेरिजन करते हैं, मर्टन्स स्ट्रेन थ्योरी वर्सेस मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, तो स्ट्रेन थ्योरी और एलिनेशन की थ्योरी में कंपेयर करेंगे। स्ट्रेन थ्योरी का मतलब एनोमी की थ्योरी या कहिए डेवियांस की थ्योरी, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जैसी ही चीज़ें हैं, और इसका जो डिफरेंस है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ एनोमी और डेवियांस का, तो इसको डेवियांस लिख सकते हैं, कभी कभी एनोमी भी लिखते हैं या डेवियांस लिखते हैं। स्कोप देखिए, डेवियांस और कहिए एनोमी इज यूनिवर्सल, तो मॉडर्न सोसाइटी में तो यूनिवर्सल, ए पोटेंशियल आउटकम इन एनी सोसाइटी वेयर गोल्स एंड मीन्स आर मिसअलाइंड, तो ये इसको देख रहे हैं, गोल्स और मीन्स के बीच जब गैप होता है, स्ट्रेन होता है, तब एनोमी आती है सोसाइटी में। मार्क्स क्या कह रहे हैं, एलिनेशन इज स्पेसिफिकली ए प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात है, जबकि ये पर्टिकुलरली मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी की बात है। एंड इट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन एक टेक्निकल टर्म है, जब मैं आपको हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ाऊंगा तब मैं इस पर चर्चा करूंगा, जब कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहा हूँ। रूट काज देखिए एनोमी की, ए डिसजंक्शन बिटवीन कैग एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स दैट इज IM, तो वही बात स्ट्रक्चर स्ट्रेन वाली, यहाँ पर क्या रीजन है एलिनेशन का, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर,
तो आप वर्कर की एक्सप्लॉयटेशन किस में देखेंगे? कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ही देखेंगे। तो इसमें देखने को क्या मिलता है? एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम प्रोडक्ट मीन्स एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट्स, एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ एंड अदर्स ड्यू टू कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रिलेशन। तो मार्क्स की जो भी थ्योरी है वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम देखिए, स्ट्रक्चरल डिस्जंक्चर विद इन सोसाइटीज गोल्स एंड मीन्स फ्रेमवर्क। वही बात, कैग और आईएम के बीच गैप है। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? एलिनेशन की वजह से। फंडामेंटल डीह्यूमनाइजेशन एंड एस्ट्रेंजमेंट राइजिंग फ्रॉम क्लास रिलेशनशिप एंड द नेचर ऑफ लेबर अंडर कैपिटलिज्म। तो लोग खुद को ही भूलने लगे हैं इस कैपिटलिज्म के कारण। वो खुद से ही अलग हो चुके हैं, वो काम से जुड़ गए हैं और अपने खुद से, अपने आप से हट गए हैं। सॉल्यूशन क्या है एकोनॉमिक सोसाइटी का? रीअलाइनिंग मीन्स विद गोल। तो ये जो डिसजंक्चर है, स्ट्रेन है गोल्स और मीन्स के बीच, उसको हटाइए और रियलाइन करिए इन दोनों को। इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज। और जो लेजिटिमेट अपॉर्चुनिटीज की बात है, मीन्स इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स, इसको इक्वल एक्सेस दीजिए, तभी एक बैलेंस रहेगा मीन्स और गोल्स में। एट सोसाइटल लेवल मीन्स सोशल रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो सॉल्यूशन में क्या बताया गया? सोशल रिफॉर्म। जबकि मार्क्स साहब क्या कह रहे हैं? एलिनेशन से कैसे बचेंगे? रिवॉल्यूशन आना होगा, रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए टू इबॉलिश कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। जिससे क्या होगा? एबॉलिश होगा कुछ, वो है कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी। और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी जब तक नहीं बनेगी तब तक एलिनेशन जैसी चीजें बनी रहेंगी सोसाइटी में। ये कौन कह रहा है? मार्क्स। प्राइमरी ड्राइवर अगर एनोमी है तो वो किस कारण है? सोशल स्ट्रक्चर के कारण। द वे सोसाइटल गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पर एलिनेशन है तो किस कारण से है? क्लास रिलेशनशिप। द इनहेरेंट कन्फ्लिक्ट एंड पावर इम्बैलेंस बिटवीन द बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट। तो बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट के बीच की कहानी है क्या? एलिनेशन। फोकस एक्सप्लेनिंग स्पेसिफिक डेविएंट बिहेवियर्स दैट इज क्राइम, ड्रग यूज एज एडेप्टेशन टू स्ट्रेन, analyzing the broader human condition and the alienation of labor within the capitalist products। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यूजिंग मर्टन्स कंसेप्ट ऑफ लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन एक्सप्लेन परसिस्टेंस ऑफ करप्शन इन इंडियन। तो इनके लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस को किस पर अप्लाई करेंगे? करप्शन इन इंडियन सोसाइटी। तो आप करप्शन के पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, फिर इसको अप्लाई करिएगा इन डिटेल। How can one use Merton's concept of deviance to understand the traffic problem in urban India? ये भी एक PYQ क्वेश्चन है। How can we use reference group theory to understand fashion in society? अब देखिए, रेफरेंस ग्रुप थ्योरी से आपने फैशन समझा, डेविएंस से आपने ट्रैफिक प्रॉब्लम समझा, करप्शन समझा लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन से। तो आप समझिए कि जितने भी टॉपिक हैं मर्टन में, जो भी दिए गए टॉपिक हैं, उनका रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा जाता है, मीन्स उसको अप्लाई किया जाता है ग्राउंड रियलिटी पर। क्योंकि मर्टन साहब खुद ही कह रहे हैं मेरी सोशलॉजी है, आप आसानी से ग्राउंड रियलिटी पर अप्लाई। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। कल हम जो पढ़े हैं उसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, जिसको मैंने इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया है, और मैं आपको फिर से कल बताऊंगा क्या होता है सेल्फ डेविएंस। फिर से इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रीटिज्म, रिबेलियन, इनको पढ़ा जाएगा। ऑल दो इसकी मीनिंग हमें आती है, इसको बस मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आंसर में क्वेश्चन में आंसर लिखने को आ जाए तो आप आसानी से लिख पाएं। फिर मर्टन्स डेविएंस वर्सेस मार्क्सियन एलिनेशन, इसकी भी चर्चा हम टेबुलर फॉर्मेट में कर चुके हैं। अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखने को आ जाए तो हम ऐसे लिखेंगे, ये भी कल डिस्कस करेंगे। मर्टन्स एनोमी वर्सेस डर्कहाइम्स एनोमी, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट्स को पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है या पॉइंट फॉर्म में लिखना है तो वो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद एक कंसेप्ट है मर्टन ऑन साइंस। मर्टन साहब ने साइंस पर क्या बोला है? दैट इज कूडोज। कूडोज का कंसेप्ट दिया, कम्युनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म, डिसइंटरेस्टेडनेस एंड ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ये चारों कंसेप्ट इन्होंने साइंस के बारे में बताए। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए, सोशलॉजी एंड साइंस टॉपिक को पढ़िए, तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। तो ये रहेगा आर के मर्टन का फ्लो अपना। एक लेक्चर और लगेगा आर के मर्टन को कंप्लीट करने में। फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे एक लेक्चर के बाद, सेक्शन 377 से रिलेटेड जो होमोसेक्सुअलिटी है उसके बारे में। होमोसेक्सुअलिटी के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो आ रही है ये कन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस में पूछा जाता है, मीन्स रियल लाइफ इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये भी पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।